नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को। आज हम अपने चैनल ऐतिहासिक यात्रा पे आप सबको लेके चल रहे हैं दुनिया के ऐसे क्रूर शासक, ऐसे हमलावर से मिलवाने जो रियल में 700 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को साफ करने के लिए जिम्मेदार है। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ आखिरी तक, तो मज़ा आने वाला है आज की इस वीडियो में। नंबर 1, चंगेज़ खां का जन्म 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के किनारे हुआ था। चंगेज़ खां की दाई हथेली पर पैदाइशी एक खूनी निशान था। उसके पिता का नाम यूसुफ़ज़ई था। यूसुफ़ज़ई ने विरोधी कबीले की होयलन नाम की एक औरत से शादी की थी। उससे उसके 3 सगे भाई, 1 सगी बहन और 2 सौतेले भाई भी थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद यूसुफ़ज़ई की हत्या कर दी गई और ये हत्या 2 आपसी कबीलों की रंजिश में हुई थी। चंगेज़ खां का धर्म तेंगरी धर्म था। ये एक टोना टोट का धर्म कहलाता है जिसमें नीले आकाश की पूजा होती है और अपने पूर्वजों की मुख्य पूजा होती है। इसके अनुयायी आपको मंगोलिया और साइबेरिया के कई इलाकों में मिलेंगे। चंगेज़ खां का बचपन बहुत कठिनाइयों से गुजरा था क्योंकि बचपन में ही उसके पिता की मौत हो गई थी। उसकी क्रूरता की शायद ये भी एक वजह हो सकती है। नंबर 2, उसकी पत्नी का नाम बोरते था। वैसे इतिहास में तो उसकी बहुत सी बीवियों का जिक्र मिलता है, लेकिन उसकी शादी 12 साल में बोरते से हुई थी, जिसके बाद उसका अपहरण भी हो गया। अपनी पत्नी को छुड़वाने के लिए भी उसने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। उसके साथ 2 लोग हमेशा रहे, उसका दोस्त बोगुरचे और उसका सगा भाई जमुका। हालांकि जमुका बहुत बाद में उसका शत्रु बन गया था। कबीलों की लड़ाई में उसके पिता की हत्या हुई थी, जिसकी वजह से चंगेज़ खां ने जमुका को भी हरा दिया और फिर शुरू हुआ उसके द्वारा सभी कबीलों को अपने अधीन करने का एक जबरदस्त खूनी अभियान, जिसके लिए उसने लौह और रक्त की नीति अपनाई, और वो भी बेहद खूंखार। चंगेज़ खां की युद्ध शैली गोरिल्ला शैली थी, जिसे बाद में शिवाजी ने भी अपनाया था। अपनी युद्ध रणनीति, संगठन, शक्ति, बर्बरता तथा साम्राज्य विस्तार के सपने के लिए इस्लाम का लगभग खात्मा ही कर दिया था। कहते हैं कि मुसलमानों के लिए चंगेज़ खां और हलाकू खां अल्लाह का कहर साबित हुए थे। नंबर 3, चंगेज़ खां बेहद खूंखार, खौफनाक, क्रूर और हफ्सी किस्म का आदमी था। कहते हैं वो जहां जाता था वहां खून की नदियां बहा देता था, नरमुंडों के ढेर लगा देता था। ये शहर के शहर तबाह कर देता था। मंगोल हमलावर जहां जाते थे वहां इस कदर लूटपाट और खून खराबा करते थे कि एशिया में चीन, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तिब्बत और बर्मा जैसे देशों की बहुत बड़ी आबादी साफ हो चुकी थी। इतिहास के अनुसार 4 से 6 करोड़ लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया था। उसकी बर्बरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने सन 1219 में ईरान पर हमला कर वहां की 75% आबादी का समूल तक नष्ट कर दिया था। नंबर 4, इतिहासकारों का कहना है कि सारी जिंदगी इतनी लूटपाट करने के बाद उसने इतनी दौलत इकट्ठी कर ली, लेकिन ना ही वो कभी उस दौलत को गिन पाया और ना ही उस जमीन को नाप पाया। कहां कहां तक उसका साम्राज्य फैलाया उसे कभी पता ही नहीं था। उसके परिजन भी वो दौलत नहीं भोग पाए। मरने के बाद भी उसे बेहद साधारण तरीके से एक आम सी कब्र में दफना दिया गया। नंबर 5, एक बड़ा तथ्य जो शायद चंगेज़ खां के पक्ष में जाता है, उसके रक्तपात ने वातावरण से 700 टन कार्बन डाइऑक्साइड हटाने में मदद की। एक अनुसंधान के मुताबिक क्रूर मंगोल हमलावरों ने अपने हमलों से इस कदर खून खराबा किया कि बड़ी आबादी का सफाया हो गया और खेती हर जमीन भी जंगलों में तब्दील हो गई। नंबर 6, चंगेज़ खां ने गजनी और पेशावर पर अधिकार कर लिया और ख्वारिज्म के शासक अलाउद्दीन मोहम्मद को कैस्पियन सागर की ओर खदेड़ दिया, जहां 1220 में उसकी मौत हो गई। उसका उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मगवनी हुआ, जो मंगोलों के आक्रमण से भयभीत होकर गजनी चला गया। चंगेज़ खां ने उसका पीछा किया और सिंधु नदी के पास उसे हरा भी दिया। उस समय इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। चंगेज़ खां के खौफ से उसने जलालुद्दीन की मदद नहीं की और उसे साफ इनकार कर दिया। भारत की प्राकृतिक स्थिति चंगेज़ खां के पक्ष में नहीं गई। भीषण गर्मी, आवास की कठिनाइयां तथा उसके टेंगरी की भविष्यवाणियों ने भारत को उसके क्रूर प्रकोप से बचा लिया।
नंबर 7, चेंगिस खां मुस्लिम नहीं था। उसके नाम के उपनाम में खान देखकर लोगों को लगता है कि ये इस्लामिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। मंगोलों की सभा ने उसे सरदार घोषित किया और कागान की उपाधि दी थी, जो आगे जाकर उसके नाम के आगे खान बन गया। कागान का अर्थ होता है सम्राट या सरदार। चेंगिस खां का पूरा मतलब होता है विश्व का समुद्र। चेंगिस खां जिस भी क्षेत्र को जीतता था, उसके पराजित योद्धाओं की पत्नियों और बेटियों की नंगी परेड करवाता था। वह उन स्त्रियों का चयन करता था जिसको उसे अपने पास हरम में बुलाना होता था। उन स्त्रियों को उनके शरीर के भागों से पसंद करता था, जो बच जाती थीं अपने अधिकारियों और सेनापतियों की छावनियों में भेज देता था। चेंगिस खां पहले उस स्थान का समूल नष्ट करता था, फिर उनकी स्त्रियां। मुझे इतिहास में इससे ज़्यादा कठोर, खराब और बर्बर शासक नहीं मिलता। मुझे माफ़ कीजिए, मेरे मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगे, लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा। नंबर 9, चेंगिस खां की कई पत्नियां थीं। इतिहासकारों के अनुसार चेंगिस खां हजारों बच्चों का बाप था। रूस की एक एकेडमी में चीन और मंगोलिया में रहने वालों के डीएनए के नमूनों की जांच में पता चला कि करीब 1,60,00,000 पुरुषों में चेंगिस खां का समूल है। स्त्रियों को इसमें अगर जोड़ दिया जाए तो ये संख्या दुगनी हो सकती है। नंबर 10, चेंगिस खां का धार्मिक दृष्टिकोण सभी धर्मों के प्रति बराबर था। वो किसी धर्म को बेहतर या किसी धर्म को नीचा नहीं समझता था। नंबर 11, चेंगिस खां बाज पालने का शौकीन था। उसके पास तकरीबन 800 बाज थे। नंबर 12, चेंगिस खां 1227 में 65 साल की उम्र में एक बड़ा इतिहास अपने पीछे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। उसकी मौत घोड़े से गिरने की वजह से हुई थी। चेंगिस खां की मौत के बाद उसके लड़के ओक्ताई खान ने मंगोल साम्राज्य की गद्दी संभाली। चेंगिस खां के मुकाबले ओक्ताई खान दयावान और शांति प्रिय व्यक्ति था। उसने कहा था, हमारे कागान चेंगिस ने बड़ी मेहनत से शाही खानदान खड़ा किया है। अब समय आ गया है कि हम अपने लोगों को शांति और सुकून दें। नंबर 13, तैमूर और गजनबी को महान बताने वाले अरब और ईरानी लेखकों की नज़र में चेंगिस खान एक दानव था, और वो सच भी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चेंगिस खान एक जालिम शासक था, पर उसमें औरों से कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं दिखता। और भी तो उसी तरह के हैं। अगर तैमूर की बात की जाए, अकबर की बात की जाए, मोहम्मद गौरी की बात की जाए या महमूद गजनबी की बात की जाए, ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसलिए किसी भी जगह अगर कोई अच्छा दिखाया जा रहा है तो समझ जाइएगा इतिहास उसके लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। धन्यवाद। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगे और मेरा प्रयास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट से भर दे मेरा कमेंट बॉक्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।